नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा। आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपका 8 फरवरी को होना है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, जो 2024 में एग्ज़ाम्स हुआ था सीटेट का, आज हम उस सीटेट पेपर का यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारी प्रिपरेशंस कितनी हो चुकी है और कितना हमारा स्कोर है। साथियों, जो आपके बैक पेपर होते हैं, जो पिछले साल हो चुके होते हैं, वो बहुत ही एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के क्वेश्चंस आप कर डालते हैं तो आपको 120 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का बाल मनोविज्ञान का। हम लोग यहाँ पे जो आपका चाइल्ड पेडागोजी है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 30 क्वेश्चन आज देखेंगे साथियों। तो ये आपका ऐसे ही आपको बुकलेट मिलती है, इस तरह से आपको सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। तो आप अगर पहली बार देने जा रहे हैं साथियों, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं किस तरह से रहता है। अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये आपका है पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो आपका पहला एग्जाम्स में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी जिसको आप CDP कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आपको क्या है कि आपको यहाँ से 1 से 30 तक जो आपके प्रश्न आते हैं वो चाइल्ड पेडागोजी के आते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है ऑप्शन पहला जेंडर संबद्धता, ऑप्शन 2 जेंडर समानता, ऑप्शन 3 जेंडर समता और ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता। तो साथियों, ये किसे दर्शाता है? तो कक्षा में इस तरह से अगर बच्चे कहते हैं कि तुम लड़की हो, इस तरह नहीं कर सकती हो, तो यानी वो बच्चे पहले से ही अपने घरों से सीख कर आए होते हैं कि लड़कियां इन सब चीज़ों में कमज़ोर होती हैं। तो यानी कि रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इसे दर्शाता है यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2। अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। आपको बताना है कि अपसारी चिंतन क्या हो और अभिसारी चिंतन क्या है। पहला आपका ऑप्शन है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। ऑप्शन 2 एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 3 गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। यानी अपसारी चिंतन जो होता है साथियों, वो क्या होता है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और जो अभिसारी चिंतन होता है वो केवल एक सही समाधान पर स्थित रहता है। तो इसका ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, यानी इनकरेज मल्टीपल आंसर इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। साथियों, बाईलैंग्वेज पेपर है, तो जो मेरे साथी बाईलैंग्वेज के भी हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। यहाँ से आपके लिए इंग्लिश में भी है और मेरे हिंदी जो मीडियम के साथी हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं दोनों लोगों का ख्याल रखते हुए मैंने साथियों ये आपके लिए बनाया है। तो आप ज़रूर से इसे देखिएगा और अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। आपको होता है निम्न में लिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। ऑप्शन 2, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। और ऑप्शन 3 है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और ऑप्शन 4, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो बताना है कि साथियों निम्न में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो साथियों, ये जो मैं आपको जो सोल्यूशन दे रहा हूँ ये आपकी जो सीटेट के आंसर की है उसके हिसाब से है। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे रॉन्ग होने का कुछ सवाल है। जो आपको मैं बताऊंगा वो आप आंसर की में भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेडागोजी साथियों सीटेट की ऐसी आती है कि हम लोगों को लगेगा कि नहीं यही आंसर होगा, लेकिन जो सीटेट की हिसाब से आपको आंसर अलग तरह के थोड़े से होते हैं, इसलिए थोड़ी सी इसकी पेडागोजी टफ पड़ती है सीटेट की। तो साथियों, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 100% ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको 30 में से 20 क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से जो शिक्षण क्या ना करे, बहिष्कृत ना करे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन
1। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है, तो ये भी आपका सही है। और एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, तो ये भी सही होगा। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन ये आपका जो होगा साथियों, ये जो होगा ये इसके हिसाब से क्या होगा, आपका गलत होगा। इस समावेशी शिक्षा में ये इंक्लूड नहीं होगा, तो जो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ये आपका इसके हिसाब से गलत होगा, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, ठीक है, ये आपको अभिकथन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम से। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये आपका कथन है। कारण क्या है इसका, देर पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो आपको इसके सही विकल्प चुनने हैं, तो यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी ए और ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता हो। और ऑप्शन 3 क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो साथियों ये क्या होंगे, दोनों सही होंगे, और जो आर है वो एक ही क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5। बच्चों, इसमें भी कथन है साथियों, यानी कथन क्या कहा गया, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण इसका क्या है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे आपको बताना ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन 3 क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो साथियों आपको लगेगा तो सही कि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो सीटेट ने माना है वो क्या माना है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये सही है, लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये उसने गलत माना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पहला ऑप्शन सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ऑप्शन 2 सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन 3 असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। और ऑप्शन 4 असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, तो ये आपको बताना है। तो किससे, तो यानी सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी नहीं होगा, और आपका पहला नंबर भी नहीं होगा, और असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए क्या होता है, आंतरिक आरोपण। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन 2 छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। और ऑप्शन 3 सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और ऑप्शन 4 पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसमें से पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो ये आपको बताना है। तो यानी सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8, यानी कि रीजनिंग के बारे में पूछा है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पहला ऑप्शन सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास, और ऑप्शन 4 गतिक विकास। तो आपको पूछा है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो यानी जब बच्चे का विकास हो रहा है तो कौन से पहलू में किया जाता है, आपसे पूछा है। तो ये होता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9,
लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 असंतुलन, ऑप्शन 2 निजी वॉक, ऑप्शन 3 अनुकूलन और ऑप्शन 4 संगठन। तो लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको बताना है। तो क्या महत्वपूर्ण है? निजी वॉक यानी इनर स्पीच। तो स्वनियमन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनका जो निजी वॉक है यानी कि इनर स्पीच है उसके माध्यम से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ये भी आपका अभिकथन से रिलेटेड है, कथन और कारण से। तो यहाँ पे क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो क्या ये आपको बताना है कि क्या दोनों कथन और कारण सही हैं या एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपको बताना है, अगर पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा साथियों। तो सोचकर बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब बताइए इसका। तो यानी दोनों सही, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन अंतवैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। दूसरा तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। ऑप्शन 3 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। और ऑप्शन 4 स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो आपको बताना है। तो इसका क्या सही जवाब हो, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल का। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। और ऑप्शन 3 अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। और ऑप्शन 4 अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। तो यानी कि यही जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही आपका क्या होगा, गलत होगा। तो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यानी कि लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। तो यही ऑप्शन नंबर 4, बाकी ऑप्शन ऊपर तीनों के सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 गलत हुए। तो आपसे गलत के बारे में पूछा था तो प्रश्न ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, यानी अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन 3 निष्क्रिय अनुसरण। और ऑप्शन नंबर 4 प्रतिक्रिया सेट। तो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो कौन बढ़ावा देता है साथियों, तो ये अपसारी चिंतन जो है ये समस्या समाधान को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आपकी बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। अब मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो अपना स्कोर भी आप अपना चेक करते रहिए, बताते रहिए, अपनी प्रैक्टिस किताबों से करते रहिए साथियों, प्रीवियस ईयर्स का भी करते रहिए। और यहाँ से आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता तो 15-20 मिनट अगर आप डेली यहाँ पर देते हैं तो आपको उठते बैठते, खाना खाते, जॉगिंग करते समय, आप टहलते समय भी आप कान पे हेडफोन लगा के ये सुन सकते हैं वीडियो, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपके बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं साथियों आगे। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 14, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं।
ऑप्शन 1 पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन 2 पहले स्तर के दूसरे चरण में, ऑप्शन 3 दूसरे स्तर के तीसरे चरण में और ऑप्शन 4 तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में। तो आपको बताना है साथियों। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो ये क्या होता है, पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा बच्चे करते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 2 पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ऑप्शन 4 समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, तो ये आपसे पूछा है। तो साथियों कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, नहीं, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन 1 यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ऑप्शन 2 यह व्यापक और सामान्य होती है। ऑप्शन 3 यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है और ऑप्शन 4 यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो आपको बताना है सही जवाब इसका साथियों क्या होगा। तो निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि यानी कि जो उनको क्या फीडबैक दिया जाता है बच्चों को कि एक विशेषता कौन सी है, तो कौन सी विशेषता आपको बताना है। तो यानी क्या यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यानी इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक होती है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन 1 अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 विकास सिर से पांव तक होता है। ऑप्शन 3 भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और ऑप्शन 4 सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो आपको बताना है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। इसमें ये भी आपका कथन और कारण का है प्रश्न साथियों। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। कथन क्या कह रहा है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण क्या है इसका, विद्यार्थियों को क्यों कारण ऐसा करना चाहिए। कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये इसका उसने कारण दिया है। तो आपको सही जवाब बताना है। तो क्या होगा साथियों इसका सही जवाब, यानी कि इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और क्या है, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन 1 छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ऑप्शन 2 छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। ऑप्शन 3 एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। और ऑप्शन 4 एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि इसमें से कौन सा मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो साथियों किसे नहीं माना जाएगा, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार आपसे छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, इसे नहीं माना जाएगा। बाकी आप सभी इसके मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मूल्यांकन पर ही सभी का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते सभी बच्चे के लिए। ठीक है, तो एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के लिए एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये नहीं है। सभी के लिए अलग अलग मूल्यांकन पैटर्न्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शन 1 रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। ऑप्शन 2 ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन 3 शारीरिक समन्वय में कठिनाई। और ऑप्शन 4 स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी साथियों, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, इस धन्यात्मक प्रश्न, हाँ निम्नलिखित, सॉरी ये नहीं होगा आपका। इसमें कौन सा होगा, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य
की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो धनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ये इसकी विशेषता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल में प्रोसेसिंग में कठिनाई आती है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पहला नहीं होगा साथियों, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ऑप्शन 1 वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। ऑप्शन 2 वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन 3 वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। और ऑप्शन 4 वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, उसके मूल्यांकन की। तो ये आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे से उसकी व्यक्तिगत ओपिनियन पूछी जाती है नहीं। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन की बात की गई है। तो यानी वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय, यानी कि बच्चे के भी ओपिनियंस होने चाहिए वहाँ पर, तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। यानी बाधिता है यानी इम्पेयरमेंट इज अ कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन। ये आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, यानी कि बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक क्या है, कार्यात्मक। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए एक क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान है और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन 1 संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ऑप्शन 2 भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन 3 संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन 4 भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो ये आपको बताना है इसका सही जवाब। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन 1 जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। ऑप्शन 3 जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। और ऑप्शन 4 जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लास इज फैसिलिटेट कैसे होता है, आपको बताना है। तो होता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस के लिए उदाहरणों का उपयोग करता है, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ता है तब, यानी कि इस तरह से प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास करता है। यानी पहले बच्चों से उनको जो पूर्व ज्ञान होता है उनसे उनके बारे में चर्चा करता है, उसके बाद उनको फिर मूर्त रूप में लाता है, उनको दिखाता है कि हाँ बच्चे देखो आपने कबूतर देखा है, यानी ये देखो का से ऐसे कबूतर होता है, यानी उनको मूर्त रूप में लाता है, उनको चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करता है। तो ये होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। और ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। और ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो क्या है साथियों, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यही इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर बोलकर सोचो। ऑप्शन बी संकेत और इशारे। ऑप्शन 3 प्रश्न। ऑप्शन डी आधा हल किया हुआ उदाहरण। ऑप्शन ई रटकर दोहराओ। तो ऑप्शन ई क्या ये उदाहरण है साथियों? ऑप्शन में सॉरी पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन अब आपके हैं, ऑप्शन 1 ए बी, ऑप्शन 2 ए बी सी, ऑप्शन 3 ए बी सी डी और ऑप्शन 4 ए बी सी डी ई। तो यानी इनमें से कौन सा होगा, निम्न से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? तो इनमें से कौन कौन से आलम्बन के उदाहरण होगा साथियों? तो यानी कि आपका बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये क्या है, आलम्बन के उदाहरण, यानी इसका फोल्डिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर 27। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास
पहला ऑप्शन अराजक है, ऑप्शन 2 शीर्षगामी है, ऑप्शन 3 रेखीय है, ऑप्शन 4 समीप दूराभिमुख है। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है साथियों। तो विकास कैसा है यानी समीप और दूराभिमुख है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा समीप दूराभिमुख। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो आपको बताना है ऑप्शन 1 इंद्रियों का समन्वय, ऑप्शन 2 विकेंद्रण, ऑप्शन सी परिकल्पित तार्किकता और ऑप्शन 4 वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो वो है आपकी विकेंद्रण। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डिसेंटरिंग। ये उसकी पूर्व संक्रियात्मक सोच से उसको क्या कर देती है? मूर्त संक्रियात्मक से अलग कर देती है, विकेंद्रण कर देती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो कब देते हैं? ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 संवेदी चालक अवस्था और ऑप्शन 4 पूर्व चलन अवस्था। तो कब देते हैं साथियों? तो ये कब कहते हैं बच्चे? तो जब वो पूर्व चलन अवस्था में होते हैं, जब वो प्रारंभ में सीखना ही शुरू करते हैं तो वो ऐसे कहते हैं वो तो फंस गई, वो तो जानबूझ के मैं आउट हो गया, मैं आउट थोड़ी ना हुआ हूँ, वो तो मैं जानबूझ के ऐसे आउट हो गया था। तो ऐसा करते हैं बच्चे। तो ये आपका होता है प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 पूर्व चलन अवस्था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया क्योंकि साथियों प्रैक्टिस सेट है और बहुत प्रैक्टिस सेट ऐसा ही आता है तो उसको बहुत ध्यान से करना होता है हम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा आपका 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ आप सभी लोग इसमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो। मेरा एक केवल उद्देश्य है वो कि आपको किसी भी तरह से 100% सफल बनाना, कि आप अपने एग्ज़ाम्स में 100% सफलता प्राप्त कर सकें, 90+ स्कोर पा सकें, आप सीटेट में क्वालिफाई हो सकें। मेरा यही एक उद्देश्य है, इसलिए मैं सुबह शाम आपके लिए 2 वीडियो ज़रूर डालता हूं साथियों, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि मेरे बहुत से सारे ऐसे साथी हैं जो टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी होंगे बहुत सारी जगह पे, या उनके पास हाउसवाइफ भी होंगे, काम नहीं होते होंगे, तो अपना किचन में वीडियो चला के सुन सकते हैं, जिससे उनको अपना अभ्यास हो सकता है। या कहीं भी जा रहे हैं, टहल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आप कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगा। क्योंकि आपके ज़्यादातर जो सीटेट का एग्ज़ाम्स होता है वो आपका, कभी भी आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको 20 क्वेश्चंस किसी भी आप उसमें आप देखेंगे उसमें आपको मिलेंगे ज़रूर। इसलिए आप इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब के लिए मोटिवेशन मिलता है साथियों। लाइक कर लीजिएगा। चैनल में और भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से सीटेट के सारे वीडियो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। आते हैं साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन में। साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे पता चले कि मेरे कितने साथी हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन 1 शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑप्शन 2 शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं, ऑप्शन 3 व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, और ऑप्शन 4 प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो साथियों मेरे इंग्लिश मीडियम वाले साथी नाराज़ मत हो कि मैंने उनके लिए इंग्लिश पढ़ी नहीं साथियों, सॉरी उसके लिए, क्योंकि और भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता इसलिए नहीं मैंने पढ़ा। तो आप लोग ज़रूर जो इंग्लिश मीडियम मेरे साथी हैं वो आप इससे पढ़ सकते हैं और अपने आंसर भी दे सकते हैं। आंसर तो मैं आपको बता ही देता हूँ लास्ट में। तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, किस बात पे, कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।